नमस्कार दोस्तों, बाजार आजकल में आपका स्वागत है। आज है 9 मई 2026 दिन शनिवार। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आज भारतीय शेयर बाजार में क्या क्या हुआ। स्टॉक मार्केट की सभी जरूरी बड़ी खबरों को एक साथ फटाफट देखने वाले हैं। जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एफएफआई की तस्वीर इस वक्त चिंताजनक है। जेएम फाइनेंशियल की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक एफएफआई ओनरशिप भारतीय इक्विटी मार्केट में अप्रैल 2026 में घटकर 14.7% पर आ गई है, जो जून 2012 के बाद सबसे निचला स्तर है। और 2016 में यह हिस्सेदारी 19.9% थी। ये एफएफआई आउटफ्लोज का ट्रेंड दिखाता है, जिसकी बड़ी वजह है ईरान वॉर, क्रूड ऑयल महंगा होना और ग्लोबल रिस्क एपेटाइट में कमी। इसी विषय पर सिटी ने शनिवार 9 मई को इंडिया को अंडरवेट में डाउनग्रेड किया है, जिसका मतलब है कि ये बड़ा ग्लोबल ब्रोकरेज अब भारतीय बाजार में पैसा लगाने की सलाह कम कर रहा है। सिटी ने वजह बताई मैक्रो इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस और वित्त वर्ष 27 से 28 के कमजोर अर्निंग्स प्रोजेक्शन। हालांकि साथ में यह भी कहा कि उन्हें निफ्टी में 11.7% अपसाइड दिखता है, जो 27,000 के स्तर पर ले जाता है। दूसरी तरफ डीआईआई लगातार खरीदारी करके बाजार को सहारा दे रहे हैं। यही वजह है कि एफएफआई के भारी बिकवाल होने के बावजूद बाजार बड़े क्रैश से बचा हुआ है और ये पैटर्न सोमवार को भी जारी रहने की उम्मीद है। अब इस सप्ताह की सबसे बड़ी ग्लोबल खबर पर आते हैं, जो सोमवार को सबसे ज्यादा मैटर करेगी। शुक्रवार 8 मई को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका और ईरान के बीच सीधी मिलिट्री फायरिंग हुई। अमेरिकी नौसेना ने 2 ईरानी टैंकर्स पर हमला किया और ईरान ने यूएई पर मिसाइल्स दागे, लेकिन ट्रंप ने इसे जस्ट अ लव टैप कहकर सीज फायर बरकरार होने का दावा किया। ब्रेंट क्रूड ऑयल शुक्रवार 1% बढ़कर $101.29 प्रति बैरल पर बंद हुआ। हालांकि हफ्ते भर में क्रूड करीब 6% तक गिरा था, क्योंकि बाजार को पीस डील की उम्मीद थी। ईरान के सामने अमेरिका ने एक पीस प्रपोजल रखा है, जिसमें ईरान को न्यूक्लियर एनरिचमेंट रोकनी है और बदले में सैंक्शंस हटाए जाएंगे। ईरान का जवाब अभी पेंडिंग है और यही सोमवार का सबसे बड़ा मार्केट ट्रिगर होगा। वॉल स्ट्रीट पर शुक्रवार को बड़ी तेजी देखी गई। अप्रैल में यूएस इकोनॉमी में 1,15,000 नई नौकरियां जुड़ी, जबकि बाजार का अनुमान सिर्फ 55,000 जॉब्स का था। इस मजबूत जॉब्स डेटा ने इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ाया, जिससे S&P 500 करीब 1.8% चढ़कर नए रिकॉर्ड पर बंद हुआ। नैस्डैक कंपोजिट में 1.7% की तेज उछाल आई, जो एआई सेक्टर की जोरदार रैली की वजह से थी। डाउ जोन्स हालांकि बाकी इंडिसेस की तुलना में कमजोर रहा, लेकिन 49,609.16 पर हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ। हफ्ते भर में नैस्डैक में 4.5% और S&P 500 में 2.3% की बढ़त दर्ज हुई। ये दोनों इंडिसेस 2024 के बाद अपनी सबसे लंबी यानी लगातार छठी हफ्ते की विनिंग स्ट्रीक पर है। ये अमेरिकी तेजी भारतीय बाजार के लिए मिक्स्ड सिग्नल है। एक तरफ यूएस मार्केट की स्ट्रेंथ से ग्लोबल सेंटिमेंट पॉजिटिव होता है, लेकिन दूसरी तरफ एआई स्टॉक्स का बूम ताइवान और साउथ कोरिया जैसे बाजारों को सीधे फायदा दे रहा है, क्योंकि वहां बड़े सेमीकंडक्टर और एआई हार्डवेयर कंपनीज लिस्टेड है, जबकि इंडिया में ऐसे लार्ज कैप एआई स्टॉक्स की कमी है, इसलिए यहां उतनी डायरेक्ट स्ट्रेंथ नहीं दिखती। एविएशन सेक्टर पर डबल मार पड़ रही है। एक तरफ पाकिस्तान का एयर स्पेस बैन है, जो अब 24 मई 2026 तक बढ़ा दिया गया है और इससे एयर इंडिया को सालाना 4,000 करोड़ रुपए और इंडिगो को 1,300 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ गल्फ एयर स्पेस डिसरप्शन की वजह से हॉर्मुज क्राइसिस ने फ्यूल कॉस्ट और बढ़ा दिए हैं। एयर इंडिया, इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस जैसी एयरलाइंस को रूट्स रीराउट करने और फ्लाइट्स कैंसिल करने का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली एनिवर्सरी 7 से 8 मई को मनाई गई, जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करके ब्रह्मोस मिसाइल्स और आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम्स की एक्यूरेसी दिखाई। एक क्रिटिकल बात यह है कि आईएएफ ने कहा ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यूज, यानी ये ओपन एंडेड ऑपरेशन है, और सेना ने जयपुर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब कोई भी एलओसी के पार सैंक्चुरी सेफ नहीं है। ये डिफेंस सेक्टर के लिए एक बड़ा लॉन्ग टर्म सिग्नल है। डिफेंस सेक्टर में इस भावना को बल मिल रहा है 2027 बजट से भी, जिसमें कैपिटल आउटले 2.2 लाख करोड़ रुपए है और डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2026 के तहत इंडिजिनस कंटेंट रिक्वायरमेंट 50 से बढ़ाकर 60% की गई है। HAL का ऑर्डर बुक 69,400 करोड़ रुपए, बेल का 20,600 करोड़ रुपए और भारत डायनेमिक्स का 5,400 करोड़ रुपए है। और गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत का डोमेस्टिक डिफेंस मार्केट अगले 20 साल में 6 गुना बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपए से ऊपर जा सकता है। सेबी ने क्विक कॉमर्स स्टार्टअप ज़ेप्टो का IPO अप्रूव किया है, जिसकी एस्टिमेटेड साइज 11,000 से 12,000 करोड़ रुपए यानी करीब $1.2 बिलियन है। ये 2026 के सबसे बड़े टेक लिस्टिंग्स में से एक होगा।
जेप्टो के साथ साथ सेबी ने एक ही बैच में 5 और कंपनीज को आईपीओ अप्रूवल दिया। दूथ ट्रांसमिशन, होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क्स, ब्लैकस्टोन बैक्ड, सर्जीवेयर, क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन और होटल पोलो टावर्स। ये प्राइमरी मार्केट की मजबूती का संकेत है। इंडिया यूके एफटीए यानी कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट इसी महीने मई 2026 में इंप्लीमेंट होने जा रहा है। इससे इंडिया को यूके मार्केट में 99% टैरिफ लाइंस पर शुल्क में कमी मिलेगी और सबसे बड़ा फायदा होगा टेक्सटाइल्स, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी, आईटी सर्विसेज और इंजीनियरिंग गुड्स को। सबसे खास बात यह है कि इंडियन आईटी वर्कर्स को यूके में सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं देनी होंगी, जो इंडियन आईटी कंपनीज को यूके मार्केट में हाईली कॉम्पिटिटिव बना देगी। इंडिया और कनाडा के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी सीपा को लेकर दूसरी दौर की बातचीत सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। दोनों देशों ने बातचीत को कंस्ट्रक्टिव और प्रोडक्टिव बताया है, जबकि अगली मीटिंग जुलाई 2026 में ओटावा में होगी। इंडिया लगातार यूके, ईयू, न्यूजीलैंड और ओमान के बाद अब कनाडा के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट्स पर तेजी से काम कर रहा है। इसका उद्देश्य एक्सपोर्ट्स बढ़ाना, नए मार्केट्स खोलना और ग्लोबल ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन को मजबूत करना है। इंडिया यूएस ट्रेड डील की स्टेटस अपडेट ये है कि डील अभी ऑफिशियली साइन नहीं हुई है। एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि मई अंत तक साइन नहीं हुई तो सेक्शन 301 प्रोब के तहत ऊंचे टैरिफ्स का खतरा बन सकता है। ये इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए एक लाइव रिस्क है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अमेरिकी बाजार के तेज होने की एक बड़ी वजह यह भी है कि मार्केट अब खुद एक पॉलिटिकल टूल बन चुका है। ट्रम्प लगातार यूएस मार्केट के रिकॉर्ड हाई सेलिब्रेट कर रहे हैं। पेंशन फंड्स, कंज्यूमर स्पेंडिंग और चुनावी सेंटिमेंट सब मार्केट परफॉर्मेंस से जुड़ चुके हैं। इसीलिए जब भी ईरान पीस डील की बात आती है तो स्टॉक्स ऊपर जाते हैं और क्रूड नीचे, और जब टेंशन्स बढ़ते हैं तो यही उल्टा होता है। ये वॉलेटिलिटी का एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न है। ग्लोबल लेवल पर सप्लाई चेन प्रेशर फिर से बढ़ता दिख रहा है। न्यूयॉर्क फेड का ग्लोबल सप्लाई चेन प्रेशर इंडेक्स अप्रैल 2026 में 2022 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि हॉर्मुज़ क्राइसिस का असर सिर्फ ऑयल तक सीमित नहीं है। मिडिल ईस्ट टेंशन्स की वजह से ग्लोबल लॉजिस्टिक्स, शिपिंग रूट्स और रॉ मटेरियल सप्लाई पर दबाव बढ़ रहा है। इसी कारण वर्ल्ड बैंक ने भी चेतावनी दी है कि इस साल कमोडिटीज में वॉर प्रीमियम देखने को मिल सकता है। मोतीलाल ओसवाल की स्ट्रैटेजी रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा मार्केट पूरी तरह बॉटम अप मार्केट बन चुका है, यानी सिर्फ इंडेक्स या ओवरऑल मार्केट ट्रेंड देखकर निवेश करना अब उतना असरदार नहीं माना जा रहा। ब्रोकरेज का मानना है कि ऐसे वॉलेटाइल माहौल में वही कंपनियां बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं जिनके पास प्राइसिंग पावर, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, मजबूत ऑर्डर बुक और स्टेबल डोमेस्टिक डिमांड हो, क्योंकि यही फैक्टर्स मुश्किल समय में अर्निंग्स को संभालने में मदद करते हैं। सेबी ने स्टॉक मार्केट डेटा इस्तेमाल करने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जो 1 जुलाई 2026 से लागू होगा। अब इन्वेस्टर एजुकेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम्स में सिर्फ 30 दिन पुराना स्टॉक प्राइस डेटा इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे पहले एजुकेशनल यूज के लिए 3 महीने पुराना डेटा मैंडेटरी था, लेकिन सेबी का मानना है कि इतना पुराना डेटा प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए काफी आउटडेटेड हो रहा था। हालांकि NISM को सिमुलेशन लैब्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए 1 दिन डिले वाला डेटा इस्तेमाल करने की स्पेशल परमिशन दी गई है। दूसरी तरफ क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और किराना स्टोर्स के बीच कंपटीशन अब बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। CAIT के मुताबिक जेप्टो, ब्लिंकिट और स्विगी, इंस्टामार्ट जैसी कंपनियों की तेजी से बढ़ती रीच की वजह से करीब 2 लाख किराना स्टोर्स बंद हो चुके हैं। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस ने इन प्लेटफॉर्म्स पर डीप डिस्काउंटिंग और प्रेडेटरी प्राइसिंग के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि 51% कंज्यूमर्स ने किराना स्टोर्स पर जाना कम कर दिया है। इसीलिए गवर्नमेंट से लग्जरी टैक्स और ONDC जैसे गवर्नमेंट बैक्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाने की मांग की जा रही है। वोडाफोन आइडिया को लेकर बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग खबर सामने आई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक वोडाफोन ग्रुप अपनी हिस्सेदारी का कुछ हिस्सा भारतीय इकाई को ट्रांसफर करने पर विचार कर रही है, ताकि बिना नया कैश डाले कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत की जा सके। कंपनी फ्यूचर एक्सपेंशन और ड्यूज पेमेंट के लिए करीब 350 अरब रुपए का कर्ज जुटाने के लिए भी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ बातचीत कर रही है। इसी वजह से वोडाफोन आइडिया अभी भी टेलीकॉम सेक्टर में एक हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड स्टॉक माना जा रहा है। दूसरी तरफ JSW स्टील को गोवा के पिसुरलेम मिनरल ब्लॉक XV ऑक्शन में प्रेफर्ड बिडर घोषित किया गया है, जहां करीब 96 मिलियन टन आयरन ओर रिसोर्सेज मौजूद है। ये कंपनी की बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी मानी जा रही है। ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर से जुड़ी बड़ी कार्रवाई में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने गेम्सक्राफ्ट के को-फाउंडर्स दीपक सिंह, पृथ्वीराज सिंह और विकास तनेजा को PMLA केस में गिरफ्तार किया है। मामला रमी कल्चर और रमी टाइम प्लेटफॉर्म से जुड़े अलेज्ड फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा बताया जा रहा है। ED इससे पहले गेम्सक्राफ्ट से जुड़े करीब 18.57 करोड़ रुपए के एस्क्रो अकाउंट्स भी फ्रीज कर चुकी है। टाटा मोटर्स ने इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग के तहत पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल डिवीजन के करीब 750 परमानेंट एम्प्लॉइज को वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का ऑप्शन दिया है। ये कदम 2025 रीऑर्गेनाइजेशन के बाद पहला बड़ा वर्कफोर्स रिस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज माना जा रहा है। ऑटो सेक्टर में इस तरह की रिस्ट्रक्चरिंग को कॉस्ट मैनेजमेंट और ऑपरेशनल एफिशिएंसी सुधारने की कोशिश माना जा रहा है। हालांकि शॉर्ट टर्म में एम्प्लॉय यूनियंस और वर्कफोर्स सेंटिमेंट को लेकर कुछ
आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक गूगल अब इंडिया में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सर्वर और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग की संभावनाएं तलाश रही है। इससे संकेत मिल रहे हैं कि गूगल इंडिया में सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि हार्डवेयर इकोसिस्टम पर भी फोकस बढ़ा सकती है। इससे पहले गूगल क्लाउड ने 2026 से 30 के बीच इंडिया में करीब $15 बिलियन इन्वेस्टमेंट प्लान का ऐलान किया था। इस इन्वेस्टमेंट के तहत विशाखापट्टनम में गूगल का पहला एआई हब बनाया जाएगा, जिसमें डेटा सेंटर्स और एआई कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल होगा। नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस ने Q4 में मजबूत रिजल्ट्स पेश किए हैं, जहां नेट प्रॉफिट करीब 89% बढ़कर 157.8 करोड़ रुपए पहुंच गया। वहीं ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम में 30% से ज्यादा की ग्रोथ दर्ज हुई, जो रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस डिमांड में मजबूती दिखाती है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर होने में ऑपरेटिंग कॉस्ट्स में कमी, एआई और ऑटोमेशन का बढ़ता इस्तेमाल और डिजिटल प्रोसेसेस की बड़ी भूमिका रही। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पोस्ट कोविड हेल्थ इंश्योरेंस अवेयरनेस इंडिया में अब एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ट्रेंड बन चुकी है। MCX ने Q4 में शानदार नतीजे पेश किए हैं, जहां नेट प्रॉफिट करीब 4 गुना बढ़ गया और रेवेन्यू में 3 गुना से ज्यादा की तेजी आई। हॉर्मोज क्राइसिस की वजह से क्रूड ऑयल और मेटल्स में बढ़ी वॉलेटिलिटी ने कमोडिटी ट्रेडिंग वॉल्यूम्स को मजबूत किया, जिसका सीधा फायदा MCX के बिजनेस को मिला। केमिकल सेक्टर में आरती इंडस्ट्रीज और नवीन फ्लोरीन जैसी कंपनियों के पास मजबूत प्राइसिंग पावर दिखाई दे रही है। यानी रॉ मटेरियल महंगा होने के बावजूद ये कंपनियां प्रोडक्ट प्राइसेस बढ़ाकर मार्जिन्स बचाने की क्षमता रखती है, जो अनसर्टेन मार्केट में बड़ी ताकत मानी जाती है। FMCG सेक्टर में मिक्स्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है। मारिको को वित्त वर्ष 27 में इनपुट कॉस्ट्स कम होने से मार्जिन्स बेहतर होने की उम्मीद है, जबकि गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने क्रूड ऑयल महंगा होने से बढ़ती इनपुट कॉस्ट को लेकर चिंता जताई है। ऑटो सेक्टर में हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो प्रीमियम मोटरसाइकिल्स, EV एक्सपेंशन और एक्सपोर्ट्स पर तेजी से फोकस कर रहे हैं। मार्जिन प्रेशर के बावजूद एनालिस्ट्स इसे लॉन्ग टर्म पॉजिटिव स्ट्रैटेजी मान रहे हैं, क्योंकि प्रीमियम टू व्हीलर सेगमेंट में डिमांड लगातार मजबूत बनी हुई है। फाइनेंशियल स्पेस में चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, CSB बैंक और MAS फाइनेंस जैसी फोकस्ड NBFCs बेहतर एसेट क्वालिटी और स्टेबल डिमांड की वजह से मजबूत अर्निंग्स दिखा रही हैं। जब बड़े बैंक्स पर मार्जिन प्रेशर बढ़ रहा है, तब ऐसे नीश फाइनेंशियल प्लेयर्स निवेशकों का ध्यान खींच रहे हैं। L&T ने माना है कि मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट का शॉर्ट टर्म असर कुछ प्रोजेक्ट्स और अर्निंग्स पर पड़ सकता है। हालांकि कंपनी का मजबूत डोमेस्टिक ऑर्डर बुक और लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन उसके ओवरऑल ग्रोथ आउटलुक को सपोर्ट कर रही है। RR केबल और पॉलीकैब जैसी केबल कंपनीज के लिए कॉपर प्राइसेस में तेजी और मिडिल ईस्ट एक्सपोर्ट डिसरप्शन चिंता का कारण बन रहे हैं। रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ने और सप्लाई चेन रिस्क की वजह से आने वाली तिमाहियों में मार्जिन्स पर दबाव रह सकता है। कोटक महिंद्रा बैंक को लेकर एनालिस्ट्स का मानना है कि वैल्यूएशन अब धीरे धीरे रीजनेबल जोन में आता दिख रहा है। SBI रिजल्ट्स के बाद बैंकिंग सेक्टर सेंटिमेंट कमजोर हुआ है, लेकिन कंपैरेटिवली स्टेबल मार्जिन्स वाले प्राइवेट बैंक्स को लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा जा रहा है। अगले हफ्ते बाल्मर लॉरी की बोर्ड मीटिंग 15 मई को होगी, जहां Q4 रिजल्ट्स और फाइनल डिविडेंड पर फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा बोनस शेयर्स, बायबैक और स्टॉक स्प्लिट जैसे कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग ऑप्शंस पर भी चर्चा हो सकती है। वहीं TD पावर सिस्टम्स की बोर्ड मीटिंग 14 मई को होने वाली है, जहां Q4 रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड और स्टॉक स्प्लिट प्रपोजल पर विचार किया जाएगा। इसी वजह से अगले हफ्ते इन दोनों स्टॉक्स में कॉर्पोरेट एक्शन रिलेटेड एक्टिविटी बढ़ सकती है। अगले हफ्ते PVR इनॉक्स, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, टाटा स्टील, सिप्ला, JSW स्टील और NCC जैसी बड़ी कंपनियों के Q4 रिजल्ट्स आने वाले हैं। मार्केट की नजर खास तौर पर मैनेजमेंट कमेंट्री और आगे के डिमांड आउटलुक पर रहेगी। एनालिस्ट्स के मुताबिक इस बार रिजल्ट्स मिक्स्ड रह सकता है। IT और फार्मा सेक्टर्स में रिलेटिवली मजबूत नंबर्स की उम्मीद है, जबकि स्टील और कमोडिटी कंपनीज के मार्जिन्स पर बढ़ती इनपुट कॉस्ट और ग्लोबल वॉलेटिलिटी का असर देखने को मिल सकता है।